हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे गैस्ट्रुलेशन से टिल एंड। ये जो चैप्टर है ना, इसके मैंने पार्ट 3 ऑलरेडी 3 जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जाके देख लें, तभी आपको पार्ट 4 अब समझ आएगा। और ये आपके जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत अच्छे नोट्स हैं। इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की हुई है मैंने, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूड की हुई है। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रुलेशन, इट इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। जैसे ही तीसरा वीक आता है आपके इम्प्लांटेशन के बाद, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है क्या, गैस्ट्रुलेशन। It occurs about 15 days after fertilization. This process, the bilaminar embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast transforms into a trilaminar embryonic disc consisting of 3 primary germ layers. अब जो आपकी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट होती है वो चेंज हो जाती है ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, मतलब 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है जो आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर। जर्म लेयर बनती हैं आपकी किसमें, गैस्ट्रुलेशन में। जर्म लेयर बनेगी, फिर जर्म लेयर से ही तो हमारे आगे ऑर्गन्स बनेंगे। तो 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक ऑन द सर्फेस ऑफ द एपीब्लास्ट. During gastrulation, 3 germ layers are formed by morphogenetic movement of blastomers. जो blastomers हैं वो मूवमेंट करते हैं, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं। जो आपके जो आपका ऐसे था ना, ब्लास्टोसिस था, उसके अंदर ऐसे ऐसे क्या थे, आपके ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट थे। अब इनकी जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इनकी जो है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और ये क्या बना देंगे, आपकी 3 जर्म लेयर बना देंगे। अब आगे है डीलैमिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लेयर बाय डिवीजन ऑफ प्राइमरी लेयर। जो टर्म्स हैं ये इनकी डेफिनेशंस लर्न कर लेना। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लेयर ऑफ डिवीजन बाय डिवीजन ऑफ प्राइमरी लेयर। आगे है इनवेजिनेशन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक सेल्स ऑफ द एपीब्लास्ट मूव इनवर्ड एंड डिटैच फ्रॉम द एपीब्लास्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड इनवेजिनेशन। क्या होता है, जब प्रिमिटिव स्ट्रीक आपकी बन जाती है, जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो अंदर चल जाते हैं और डिटैच हो जाते हैं एपीब्लास्ट से इन अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन। एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन इंडिकेट बाय ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। जैसे आपकी ब्लास्टोसील बन जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी गैस्ट्रुलेशन क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब जो मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स बनती हैं हमारे पास, ये उसी का डायग्राम है। ये क्या बन गई है आपकी, ये आपकी है एक्टोडर्म, ये आपकी मीजोडर्म और ये आपकी एंडोडर्म। ये एंडोडर्म, मीजोडर्म, और ये आपकी कौन सी डर्म, एक्टोडर्म। बाहर वाली एक्टोडर्म, लास्ट वाली एंडोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म। ये अब ये है आपका यॉर्क सैक। यॉर्क सैक छोटा सा होता है, और ये जो कवर कर रहे हैं ना सेल्स ऊपर, इनको बोलते हैं एमनियोन। क्या बोलते हैं, एमनियोन, एमनियोन बोलते हैं। ये लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये होती है आपकी कॉरियोन। कॉरियोन के 2 पार्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है। यॉर्क सैक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से बनता है ना, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। जो मम्मा का बॉडी होता है और जो बेबी का बॉडी होता है, उसके बीच में जो होता है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन में कौन से प्लेसेंटा होता है, हीमोकॉरियल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इन विच द मैटरनल ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कॉरियन ऑफ फीटस। जो मैटरनल ब्लड होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है फीटस का जो कॉरियन होता है। कॉरियन हमने ऊपर पढ़ा, ये जो कॉरियन है इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है कौन, मदर का ब्लड। किसमें, कौन से प्लेसेंटा में, हीमोकॉरियल प्लेसेंटा में। ये नाम ज़रूर लर्न कर लेना, ये जो नाम है इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन में कौन सा प्लेसेंटा होता है, तो ये वाला होता है। अब ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। जो प्लेसेंटा होता है उसमें क्या होता है, ये एम्ब्रिकल कॉर्ड आपकी जो एम्ब्रियो से अटैच होती है, सबको पता है एम्ब्रिकल कॉर्ड। एम्ब्रिकल कॉर्ड में अंदर क्या होता है, ये होती हैं 2, यूरिनरी आर्टरी और यूरिनरी वेन। आर्टरी वेन्स होती हैं, फीटस का पार्ट है ये जो होता है, ये फीटस का पार्ट होता है। ये इतना पार्ट का है आपका यहाँ पे फीटस का, और ये मदर का ब्लड है। अब ये जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, किसके साथ है, मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है।
और ये होती है आपकी वॉटन्स जेली, जो खाली स्पेस होता है अंदर ना, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉटन्स जेली। और ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब ये आपका प्लेसेंटा। अच्छा, अब ये भी आपको पता होगा कि मदर के ब्लड में और बेबी में क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा में डिफ्यूजन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो उसका रिलीज़ होता है, और खाना भी फीटस को डिफ्यूजन के थ्रू ही मिलते हैं न्यूट्रिएंट सारे मदर के ब्लड से। तभी बोलते हैं ना कि मदर को खिलाएंगे तो भी बेबी को लगेगा। तो जो डिफ्यूजन के थ्रू क्या न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं मैटरनल ब्लड से बेबी को, थ्रू प्लेसेंटा, डिफ्यूजन के थ्रू। अब प्लेसेंटा क्या होता है, फीटल बैरियर होता है, एंडोथीलियम जो है ना प्लेसेंटा में क्या क्या आता है, ये पूरा आपका इतना आपका क्या होता है, ये प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा में आपका क्या क्या आता है, फीटल बैरियर 3 लेयर का होता है, 3 लेयर्स आती हैं आपकी प्लेसेंटा में। सबसे पहले आती है एंडोथीलियम, ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनका एंडोथीलियम। वॉटन्स जेली आपकी इंक्लूडेड होती है प्लेसेंटा में, और ट्रोफोब्लास्ट, ये आपकी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, ये आपकी प्लेसेंटा में इंक्लूडेड है। एंडोथीलियम और ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड है, और आपकी ये वॉटन्स जेली, जो ये जेली है ना आपकी, छोटी छोटी जेली, यहाँ पे जो खाली जगह है जिसमें जेली भरी हुई है वो इंक्लूडेड होती है। सो आपको क्या करना है, आपको ये जो तीन यहाँ पे लिखे हैं कि प्लेसेंटा में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, वो आपको लर्न करना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज फॉलोइंग हार्मोन्स। अब जो प्लेसेंटा है ना आपका, वो भी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फंक्शंस क्या क्या है प्लेसेंटा के, तो हमें पता होना चाहिए कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन प्रेगनेंसी। ह्यूमन, अच्छी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, तो ये ज़रूर लर्न कर लेना कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ह्यूमन क्रियोनिक गैनाडोट्रॉफिन, ये जो HCG है ये भी आपका प्लेसेंटा जो है वो रिलीज़ करता है। मेंटेन, ये जो HCG है वो किसकी तरह वर्क करता है, LH की तरह। तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है कॉर्पस ल्यूटियम। आगे क्रोनिक थायरोट्रॉफिन भी रिलीज़ करता है, क्रियोनिक कॉर्टिकोट्रॉफिक भी रिलीज़ करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL भी रिलीज़ करता है, या फिर क्रोनिक सोमैटोट्रॉफिन भी रिलीज़ करता है। रिलैक्सिंग हार्मोन भी रिलीज़ करता है, रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर याद करना है। HCG, HPL, रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होते हैं। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट में, बड़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ज़रूर याद करना। ये 3 हार्मोन HCG, HPL और रिलैक्सिन। प्लेसेंटा एक्ट एज एन अल्ट्रा फिल्टर थ्रू विच, अच्छा प्लेसेंटा जो फिल्टर की तरह काम करता है, जिससे क्या होता है, सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो पास करते हैं, न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं, हार्मोन, गैसेस डिफ्यूज़ होती हैं, एंटीबॉडी अगेंस्ट डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स एंड मिलेसिस एक्सेट्रा कैन पास फ्रॉम मदर टू फीटस। एंटीबॉडी भी पास कर सकते हैं, किस किस के, इस जो बीमारियाँ हैं इनकी एंटीबॉडी पास कर सकती हैं प्लेसेंटा के थ्रू। वायरस इन्फेक्शंस भी पास कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूबेला एक वायरस है जिसको हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, ये भी पास कर जाता है फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू, ये जो बीमारी है पास कर सकती है। और कौन सा कर सकता है, एंड सर्टेन केमिकल्स, टेराटोजेंस जो होते हैं, केमिकल्स हैं ये टेराटोजेंस, ये भी आपको जो प्लेसेंटा के थ्रू क्या डिफ्यूज़ हो सकते हैं फीटस की बॉडी में। तो ये क्या कॉज करेंगे, माल फॉर्मेशन कर देंगे, जो आपका एम्ब्रियोज को डेवलप ही नहीं होने देंगे ढंग से। फीटल पार्ट, जो फीटल पार्ट होता है, आपको बताया ना मैंने यहाँ पे प्लेसेंटा में क्या होता है, ये जो होता है ये फीटल पार्ट होता है, ये फीटल पार्ट है, ये आपका मैटरनल पार्ट है। अब नीचे लिखा हुआ है कि फीटल पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो हम वो पढ़ेंगे अब कि फीटल पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। यूरिनरी आर्टरी कितनी, 2, यूरिनरी वेन 1, एलेंटोर्स प्रेजेंट होते हैं, यॉर्क सैक प्रेजेंट होता है, और वॉटन्स जेली। ये भी लर्न करना कि फीटल पार्ट में प्लेसेंटा के क्या क्या प्रेजेंट होता है, और प्लेसेंटा में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो तो ज़रूर याद करना कि प्लेसेंटा किस किस से फॉर्मेशन होती है, और मैटरनल ब्लड ही होता है सिर्फ, तो हमें पता है। अब हम आगे गेस्टेशन पीरियड पे। सो इट इज़ अ ड्यूरेशन बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन इन ह्यूमन 9 मंथ 38 वीक। ये किसी भी तरह से आपको दिया जा सकता है नीट में स्पेशली कि ह्यूमंस में कितना गेस्टेशन पीरियड होता है, या तो वो मंथ्स में पूछ लेगा, वीक में पूछ लेगा, डेज में पूछ लेगा। अगर तो अगर आपको कन्वर्ट करने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली लर्न करके रख सकते हो। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 ट्राइमेस्टर।
3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर बनाए हुए हैं ह्यूमंस के केस में। 9 मंथ्स होते हैं तो 3 महीनों में डिवाइड किया हुआ है, कितने 3 ट्राइमेस्टर बनाए हैं टोटल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना का होता है 3 मंथ का। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फर्स्ट साइन ऑफ अ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट। सबसे पहले आपको फीटस की हार्ट बीट ही सुनाई देती है, वो भी स्टेथोस्कोप से। सेकेंड मंथ में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनता है आपका हार्ट बनता है, तभी हार्ट बीट करेगा ना। तो क्या है, फर्स्ट मंथ में आपको हार्ट बीट सुनाई देती है। सेकंड मंथ में फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट, उसके हाथ पाँव आ जाते हैं। थर्ड मंथ में बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड, फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। आपके हाथ पाँव जो बने होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए होते हैं तीसरे महीने तक। सेकंड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस आप फोर्थ मंथ में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट मूवमेंट उसकी महसूस कर सकते हो, और उसके हेड पे हेयर आ जाते हैं फिफ्थ मंथ तक। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, एंड में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो फाइन हेयर। ये भी पूछ सकते हैं कि जो बॉडी कवर्ड होती है फीटस की, जिन हेयर से कवर होती है ना, फाइन हेयर जो पहले हेयर उसके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैन्यूगो। क्या बोलते हैं, LANUGO, लैन्यूगो। आईलिड्स आ जाती हैं और आईलैशेस भी फॉर्म हो जाती हैं, कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक, और उन हेयर्स को क्या बोलते हैं, लैन्यूगो। थर्ड ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट होता है तो बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप्ड एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं कि डॉग के केस में गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, कैट के केस में और एलिफेंट के केस में। तो 60-65 डेज़, 50 to 65 डेज़, और एलिफेंट में सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा गेस्टेशन पीरियड हमारा एनिमल्स में होता है, एलिफेंट्स में होता है 607 to 641 डेज़। अब हम आगे अपने चैप्टर के लास्ट पेज, दैट इज़ पार्चुरेशन। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, कहाँ पे होती है, यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन होती है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होता है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स दैट इज न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है पार्चुरेशन। कौन इंड्यूस करता है पार्चुरेशन, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ये बड़ी बार पूछा गया है कि कौन सिग्नल देता है डिलीवरी के लिए, पार्चुरेशन के लिए कौन डिलीवरी सिग्नल देता है। तो सिग्नल जो है वो फुली डेवलप्ड फीटस से भी आता है और प्लेसेंटा से भी आता है। There is induction of mild uterine contractions called fetal ejection reflex। क्या होता है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर लर्न करना। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। क्या होता है, जो यूट्रस है उसमें क्या होने लग पड़ती है, कॉन्ट्रैक्शंस, वो अंदर की तरफ ऐसे बाहर अंदर बाहर कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने लग पड़ती है, जिसकी वजह से रिलीज जो हाइपोथैलेमस है उसके पास सिग्नल जाता है, फिर वो पिट्यूटरी को बोलता है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसको आप रिलीज़ कर दो। अब ये फ्लो जो ये चार्ट है ना, उसकी फ्लो चार्ट जो उसकी मदद से बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो ध्यान से इसको देख लो। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब प्रेगनेंसी हो, मतलब जब 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, जब आपके 9 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए होते हैं, तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, वो इनहिबिट करता है किसको, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को, मतलब वो मेंटेन करके रखता है किसको, प्रेगनेंसी को। अब जब 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए, क्या है, एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स प्लेसेंटा क्या है, वीक होने लग पड़ेगा। तो क्या होगा, प्लेसेंटा क्या रिलीज़ कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या होने लग पड़ेगा, कम होने लग पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेसेंटा रिलीज़ करेगा आपका, प्लेसेंटा क्या आपका रिलीज़ करेगा, CRH, दैट इज़ कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब जो आपके कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको स्टिमुलेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी आपका स्टिमुलेट करेगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स को। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक जो आपके हार्मोन है वो आपके स्टिमुलेट करेंगे एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है, सबको पता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो कॉर्टिजोल निकालेगा और DHEA जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करेगा। अब जो कॉर्टिजोल है वो कॉर्टिजोल स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ लिसिथिन सर्फेक्टेंट। एक ये रिलीज़ करेगा, एक करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो डायलेशन करेगा ब्लड वेसल्स की, मतलब कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोल लेगा, मतलब उनको
जैसे आपके लंग्स है ना, अभी फीटस जो है वो सांस तो लेता नहीं मदर की बॉडी अंदर, लेकिन अब उसको बाहर आना तो उसके लंग्स को वर्क करना पड़ेगा ऑक्सीजन मतलब लेने के लिए, उसको रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा ना, ब्रीथ तो करना पड़ेगा। तो ब्रीथ कैसे करते हैं हम लंग्स से, तो वो लंग्स कैसे खुलेंगे, लंग्स कैसे खुलेंगे, जो कॉर्टिजोल है वो खोलता है किसको, लंग्स को, फीटस के। मतलब जैसे ही वो बाहर आने वाला होता है ना, तो उसके जो लंग्स होते हैं ना, जो लंग्स होते हैं फीटस के, वो पहले से ही खोल देता है कौन, आपका कॉर्टिजोल। नहीं तो फीटस बाहर आते ही मर जाएगा, तो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लंग्स को वर्क कौन करवाता है, कॉर्टिजोल स्टिमुलेट करेगा, वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड को, क्यों, जो क्या करेगी, डायलेशन करेगी आपकी ब्लड वेसल्स का, और लिसिथिन एक सर्फेक्टेंट होता है उसको रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फीटस है ना, जो बेबी है, जो अब बेबी बन गया है, उसके क्या है, लंग्स ओपन हो जाएंगे। तो वो जो कॉर्टिजोल हार्मोन है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, फॉर ओपनिंग ऑफ फीटल एल्व्यूलाई, जिसके एल्व्यूलाई बनी है उसको, उनको खुलना भी तो है, वर्किंग भी तो करनी है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉर्टिजोल, ये इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। जो आपका जो आपका DHEA है ना, वो क्या करेगा, आपका जो एंड्रोजन होता है, ये क्या होता है, ये एक एंड्रोजन होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन में, और क्या करेगा, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाएगा। पहले से रिलीज़ तो हो ही रहा था, अब और ज़्यादा रिलीज़ होगा, तो ये हाई लेवल तक पहुँचाएगा किसको, एस्ट्रोजन को। अब जब आपका एस्ट्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन को। अब प्रोस्टोग्लैंडिन जो आपका हार्मोन है, ये हमने एक और जगह पढ़ा था, याद कीजिएगा पहले वाले पार्ट्स में, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन जब हाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स फाइबर, जो आपका सर्विक्स है उसकी फाइबर्स को, उसकी मसल्स को क्या करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, और जो है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस की मसल्स में, और फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब कि जैसे कि ये आपका यूट्रस है, ये आपकी बर्थ कैनाल है, और ये आपका फीटस है। जैसे ही फीटस जो है उसका जो सर है वो आपकी बर्थ कैनाल से टच हो जाएगा ना, ऐसे टच होने लग पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब टच हो गया तो मतलब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब फीटस को बाहर आना है, तो वो सिग्नल दे रहा है किसको, हाइपोथैलेमस को, कि ऑक्सीटोसिन आप रिलीज़ कर दो। तो जैसे ही सर जो है आपके फीटस का वो टच होता है बर्थ कैनाल के साथ, तो क्या बन जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको ही बोलते हैं। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्राइन मसल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। अब जब फीटल इजेक्शन जो रिफ्लेक्स है वो हो गया, तो फोर्स द फीटस हेड इनटू सर्विक्स, ये मैंने आपको बताया, फीटस का हेड क्या करेगा, फोर्स करेगा सर्विक्स की तरफ। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ सर्विक्स स्टिमुलेट, जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके सर्विक्स पे, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे कि आप क्या रिलीज़ करो, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो। अब ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ होगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम की जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा देगा, और प्रोस्टोग्लैंडिन की सिक्रीशन को भी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होने लग पड़ेंगी। और एक और है जो हाइपोथैलेमस है, अब ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रही है फिर से जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगी ना यूट्रस की, तो आपका जो सर्विक्स है वो खुलने लग पड़ेगा। मानो पहले ऐसे था, अब वो क्या कर खुलने लग पड़ेगा, मतलब अब बेबी को बाहर आना, तो उसका जो गैप है, जो गैप है ये ज़्यादा होने लग पड़ेगा। तो जब ये धीरे धीरे जैसे ज़्यादा होगा, वो फिर से ये ही जो आपका डायलेशन हो रहा है सर्विक्स का, वो ही पॉजिटिव फीडबैक देखा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि ऑक्सीटोसिन और बढ़ाओ, तो फिर वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अब दूसरी बार आ गया पेज। सो फिर क्या होगा, अब यही जो प्रोसेस है ये होता रहेगा, और क्या होगा, फिर आपका फीटस बेबी बाहर आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी उसकी। अब ये इंपॉर्टेंट है नीचे, स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन की क्या क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्टेज ऑफ डायलेशन जो कि 6 से 12 घंटे, स्टेज ऑफ एक्सपल्शन मतलब बेबी का बाहर आना, डायलेशन मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्शंस होना, कब तक चल सकती हैं, 6 से 12 घंटे चल सकती हैं। एक्सपल्शन बेबी बाहर कितने टाइम में आ सकता है, 10 मिनट भी लग सकते हैं और घंटों भी लग सकते हैं, तभी क्या होती है, सर्जरीज। और प्लेसेंटल स्टेज, फिर प्लेसेंटा बाहर आता है मदर की बॉडी से। तो ये यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये कैसी स्माइली बनी है, अजीब सी स्माइली बनी है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। सो अब एक बार क्या करना, बस इन नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठ जाना, किसके, नीट के,
इस चैप्टर के, तो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना सॉल्व हुए कि नहीं हुए। बस इतना सा ही पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना। इन नोट्स को पढ़ लो एक बार, इनकी रिवीजन कर लो, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस इनफ है नीट के लिए। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। और लाइक कर देना अगर आपको पसंद आ गया है, वीडियो पसंद आया। और अगर आपको ये PDF चाहिए नोट्स का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और बेस्ट ऑफ लक आप सबको, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।